हम व्यापारी हैं, ऐसा हमने दुनिया को बताया। लेकिन सच्चाई ये थी कि हम साम्राज्य बनाने निकले थे। हमारे जहाज मसाले लेने नहीं आए थे, वे एक सभ्यता को जकड़ने आए थे। पहले हम दोस्त बनेंगे, फिर सलाहकार और फिर मालिक। यही हमारी नीति थी। क्योंकि तलवार से जीतना मुश्किल होता है, लेकिन भरोसा जीतकर राज करना बहुत आसान। और यही कहानी है उस देश की जिसे दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी। कल्पना कीजिए एक ऐसे भारत की जहां खेत सिर्फ अन्न नहीं उगाते थे, समृद्धि उगाते थे। जहां कारीगरों के हाथों में जादू था, जहां कपड़ा सिर्फ कपड़ा नहीं, कला होता था। जहां ढाका की मलमल इतनी महीन थी कि उसे बुनी हुई हवा कहा जाता था। 18वीं सदी के उस दौर में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का लगभग चौथाई हिस्सा भारत से आता था। यूरोप के बाजार भारतीय मसालों, रेशम और कपड़ों के दीवाने थे। ये वही भारत था जहां आने वाले हमलावरों के कदम थक जाते थे। सिकंदर आया, लेकिन आगे नहीं बढ़ सका। सदियों बाद मुगल आए, उन्हें भी यहां अपनी जड़ें जमाने में पीढ़ियां लग गईं। लेकिन फिर इतिहास में एक नया अध्याय खुला। इस बार आक्रमणकारी तलवार लेकर नहीं आया था, वो मुस्कान लेकर आया था। साल था 1600 और लंदन में एक व्यापारिक कंपनी बनाई गई। नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। कागजों में ये सिर्फ व्यापार करने वाली कंपनी थी, लेकिन उसके जहाजों में व्यापार से कहीं बड़ा सपना छिपा था। भारत के बंदरगाहों पर उनके जहाज उतरने लगे। वे कहते थे, हम सिर्फ व्यापार करने आए हैं। भारतीय शासकों ने उन्हें जगह दी, कारखाने बनाने की अनुमति दी, क्योंकि उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ व्यापारी एक दिन पूरे देश के मालिक बन जाएंगे। धीरे धीरे कंपनी ने व्यापार बढ़ाया, लेकिन उसके साथ साथ बढ़ रही थी उसकी ताकत। और फिर इतिहास ने करवट ली। 23 जून 1757 जगह, बंगाल का प्लासी का मैदान। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला अपनी विशाल सेना के साथ खड़े थे। संख्या में उनकी सेना कहीं बड़ी थी, जमीन उनकी थी, सत्ता उनकी थी। सामने थी ईस्ट इंडिया कंपनी की छोटी सी सेना, जिसका नेतृत्व कर रहा था एक अंग्रेज अधिकारी, रॉबर्ट क्लाइव। कागजों में ये एक युद्ध था, लेकिन मैदान में जो हुआ वो युद्ध नहीं था, वो एक साजिश थी। नवाब की सेना का सेनापति मीर जाफर हजारों सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान में मौजूद था, लेकिन उसने तलवार नहीं उठाई। वो खड़ा रहा, एक खामोश मूर्ति की तरह, क्योंकि उससे पहले ही एक सौदा हो चुका था। रॉबर्ट क्लाइव ने उसे सत्ता का लालच दिया था। अगर तुम नवाब का साथ छोड़ दो तो बंगाल का ताज तुम्हारा होगा। बस एक वादा, एक लालच, और उसी गद्दारी ने पूरे हिंदुस्तान का भविष्य बदल दिया। युद्ध शुरू हुआ, लेकिन नवाब की सेना का बड़ा हिस्सा खामोश रहा। कुछ ही घंटों में सिराजुद्दौला हार गए, उन्हें पकड़ लिया गया और मार दिया गया। उस दिन सिर्फ एक नवाब नहीं मरा था, उस दिन भारत की स्वतंत्रता पर पहला गहरा वार हुआ था। लेकिन असली कहानी अब शुरू हुई। प्लासी की जीत के बाद जब रॉबर्ट क्लाइव बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद पहुंचा और शाही खजाने में दाखिल हुआ, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सोने के ढेर, चांदी के बक्से, हीरे और जवाहरात से भरे खजाने, इतनी दौलत कि उस समय पूरे लंदन शहर की संपत्ति भी उसके सामने छोटी लगती थी। और फिर शुरू हुई भारत की सबसे बड़ी लूट। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया, लेकिन वो सिर्फ नाम का शासक था। असल सत्ता अब कंपनी के हाथ में थी। खजाने से सोना और चांदी निकालकर नावों में भरना शुरू हुआ। एक दो नहीं, पूरी 100 बड़ी नावें। गंगा नदी पर तैरती वे नावें भारत की सदियों की मेहनत लेकर समुद्र की ओर जा रही थी। अकेले रॉबर्ट क्लाइव ने इतनी दौलत लूटी कि वो इंग्लैंड के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गया। लेकिन अंग्रेजों की भूख अभी खत्म नहीं हुई थी। 1765 में एक और बड़ा मोड़ आया। मुगल बादशाह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी अधिकार हासिल कर लिए। इसका मतलब था अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के करोड़ों किसानों से टैक्स वसूलने का अधिकार एक व्यापारिक कंपनी के पास था। इतिहास में शायद पहली बार एक कंपनी सरकार बन चुकी थी, लेकिन यह सरकार जनता के लिए नहीं थी। इसका एक ही मकसद था, मुनाफा। टैक्स इतना बढ़ा दिया गया कि किसान टूट गए। फसल अच्छी हो तो टैक्स दो, सूखा पड़े तो भी टैक्स दो, बाढ़ सब बहा ले जाए तो जमीन बेचकर टैक्स दो। कंपनी को किसानों की हालत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अंग्रेज अफसर गांव-गांव जाते, जो किसान लगान नहीं दे पाता उसे कोड़ों से पीटा जाता। कभी-कभी उसके बच्चों को भी गुलामी में धकेल दिया जाता।
जहां पहले किसान अपनी फसल का लगभग 10% टैक्स देता था, अब अंग्रेज 50% से भी ज्यादा छीन रहे थे। और फिर आया इतिहास का एक भयावह अध्याय, 1770 का बंगाल का अकाल। बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गईं। लेकिन असली त्रासदी प्रकृति नहीं थी, असली त्रासदी थी अंग्रेजों की नीति। कंपनी के गोदाम अनाज से भरे थे, लेकिन भूखी जनता को अनाज देने के बजाय उसे ऊंचे दामों पर बेचा गया। लाखों लोग भूख से मरने लगे, गांव खाली हो गए, सड़कें लाशों से भर गईं। इतिहासकारों के अनुसार इस अकाल में करीब 1 करोड़ लोग मर गए। लेकिन उसी साल कंपनी ने टैक्स कम नहीं किया, बल्कि 10% और बढ़ा दिया। यह सिर्फ अकाल नहीं था, यह लालच से पैदा हुआ नरसंहार था। और फिर अंग्रेजों की नजर पड़ी भारत के उद्योग पर। उस समय दुनिया में बिकने वाले कपड़ों का लगभग 25% भारत से जाता था। ढाका, सूरत और मुर्शिदाबाद के कारीगर दुनिया के सबसे बेहतरीन कपड़े बनाते थे। लेकिन यह ब्रिटेन की फैक्ट्रियों के लिए खतरा था। इसलिए अंग्रेजों ने मुकाबला नहीं किया, उन्होंने बर्बादी चुनी। भारतीय कपड़ों पर भारी टैक्स लगा दिया गया, लेकिन ब्रिटेन से आने वाले कपड़ों पर लगभग 0 टैक्स रखा गया। धीरे धीरे भारतीय उद्योग टूटने लगा। लोक कथाओं में एक दर्दनाक कहानी भी मिलती है। कहा जाता है कि कुछ बुनकरों के अंगूठे काट दिए गए ताकि वे कपड़ा ना बुन सकें। चाहे ये पूरी तरह सच हो या नहीं, लेकिन ये सच है कि लाखों कारीगर भूख से मर गए। ढाका और सूरत जैसे समृद्ध शहर धीरे धीरे उजड़ गए। भारत जो कभी दुनिया को कपड़ा पहनाता था, अब खुद ब्रिटेन से कपड़ा खरीदने लगा। लेकिन अत्याचार हमेशा चुप नहीं रहता। जब दर्द सीमा पार करता है तो वो विद्रोह बन जाता है। और वो विद्रोह आया 1857 में। भारत, एक ऐसा देश जहां ऊपर से शांति दिखती थी, लेकिन भीतर ही भीतर आक्रोश सुलग रहा था। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी अब केवल व्यापार करने वाली संस्था नहीं रही थी, बल्कि वो भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज को नियंत्रित करने लगी थी। भारतीय राजाओं को एक एक कर सत्ता से हटाया जा रहा था, किसानों से जबरन कर वसूला जा रहा था और समाज की परंपराओं तथा धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाई जा रही थी। यह असंतोष अचानक पैदा नहीं हुआ था, बल्कि वर्षों से दबे हुए दर्द, टूटते विश्वास और बढ़ते शोषण का परिणाम था। आजादी की चिंगारी अचानक नहीं जली थी, इसके पीछे लंबे समय से सुलगती आग थी। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी मानसिकता उनकी नीतियों में स्पष्ट दिखाई देती थी। सब्सिडियरी अलायंस यानी सहायक संधि के माध्यम से देसी राज्यों की स्वतंत्रता छीनी गई। इसके तहत भारतीय शासकों को अपनी सेना हटाकर ब्रिटिश सेना को अपने राज्य में रखना पड़ता था और उसी का खर्च भी उन्हें उठाना होता था। कोई भी राज्य अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी अन्य शक्ति से संधि नहीं कर सकता था, और यदि वो सेना का खर्च देने में असमर्थ होता तो उसे अपनी भूमि कंपनी को सौंपनी पड़ती थी। इसी क्रम में लॉर्ड डलहौजी की नीतियों ने भारत में असंतोष को और भड़काया। उसकी हड़प नीति, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है, के अनुसार यदि किसी शासक का कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं होता तो उसे दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने का अधिकार नहीं दिया जाता था, और ऐसे राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। इसी नीति के तहत सतारा, संभलपुर, झांसी, नागपुर जैसे कई राज्यों को हड़प लिया गया। 1856 में अवध को भी कुशासन का बहाना बनाकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया और नवाब वाजिद अली शाह को कोलकाता निर्वासित कर दिया गया। यह केवल सत्ता का नहीं, बल्कि भारतीय स्वाभिमान का भी अपमान था। अंग्रेजों ने मुगल वंश के अस्तित्व को समाप्त करने की भी तैयारी कर ली थी। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को यह संकेत दे दिया गया कि उनके बाद मुगल वंश समाप्त कर दिया जाएगा और उनके उत्तराधिकारी बादशाह की उपाधि भी धारण नहीं कर सकेंगे। इससे भारतीय जनता और अभिजात वर्ग दोनों में रोष फैल गया। प्रशासनिक और आर्थिक नीतियां भी अत्यंत शोषणकारी थीं। न्याय व्यवस्था महंगी, जटिल और पक्षपातपूर्ण थी, जिसमें भारतीयों को शायद ही कभी न्याय मिल पाता था। भू राजस्व व्यवस्था किसानों के लिए अभिशाप बन चुकी थी। परमानेंट सेटलमेंट, रयतवाड़ी और महलवाड़ी जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से किसानों से भारी कर वसूला जाता था, जिससे वे कर्ज में डूबते चले गए। जमींदार और महाजन समृद्ध होते गए, जबकि किसान बदहाल होते गए। मुक्त व्यापार नीति के तहत ब्रिटेन से सस्ता मशीन से बना कपड़ा भारत में आने लगा,
जिससे भारतीय हथकरघा और कुटीर उद्योग पूरी तरह से नष्ट हो गए। रोजगार के साधन समाप्त हो गए और कृषि पर अतिरिक्त बोझ पड़ गया। सामाजिक स्तर पर भी अंग्रेजों का व्यवहार अपमानजनक था। वे भारतीयों को दोयम दर्जे का नागरिक मानते थे और यदि कोई अंग्रेज भारतीयों पर अत्याचार करता तो न्यायालय प्रायः अंग्रेज के पक्ष में ही निर्णय देता था। सामाजिक सुधारों के नाम पर सती प्रथा और बाल विवाह जैसे विषयों में भारतीय समाज की सहमति के बिना हस्तक्षेप किया गया, जिससे लोगों का विश्वास टूट गया। मिशनरी गतिविधियों के माध्यम से हिंदू और मुस्लिम धर्मों की खुली आलोचना की जाती थी और मिशनरी स्कूलों में बाइबल पढ़ाना अनिवार्य था, जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। लोगों को यह भी संदेह होने लगा कि रेल, तार और पश्चिमी शिक्षा जैसे साधनों के माध्यम से अंग्रेज भारतीयों का धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। सैन्य असंतोष इस क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण बना। भारतीय सैनिक अंग्रेजी सेना की रीढ़ थे, लेकिन उन्हें ना तो सम्मान मिलता था और ना ही समान अधिकार। उच्च पद केवल अंग्रेजों के लिए आरक्षित थे और भारतीय सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था। पदोन्नति के अवसर भी लगभग नहीं के बराबर थे। लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम ने सैनिकों में भय और असंतोष को और बढ़ा दिया, क्योंकि इसके तहत उन्हें समुद्र पार सेवा के लिए भेजा जा सकता था, जो उस समय धार्मिक दृष्टि से वर्जित माना जाता था। इसी बीच 1857 में नई एनफील्ड राइफल दी गई, जिसके कारतूस को दांत से काटना पड़ता था। ये अफवाह फैल गई कि इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगी है। इस खबर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया और यही घटना विद्रोह का तात्कालिक कारण बन गई। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में तैनात 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी पर गोली चलाई। केवल एक गोली नहीं थी, बल्कि ये स्वतंत्रता संग्राम की पहली पुकार थी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, लेकिन तब तक विद्रोह की आग फैल चुकी थी। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अगले ही दिन वे दिल्ली पहुंच गए। वहां उन्होंने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर विद्रोह का नेतृत्व सौंप दिया। इसके बाद विद्रोह तेजी से फैल गया। कानपुर में नाना साहब ने, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने और बिहार में कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। तात्या टोपे ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाकर अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ अद्भुत साहस का प्रदर्शन किया और 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। अंग्रेजों ने अत्यंत क्रूरता के साथ इस विद्रोह को दबाया। एक एक कर विद्रोह के केंद्र टूटते गए और अंततः 1858 तक विद्रोह पर काबू पा लिया गया। हालांकि सैन्य दृष्टि से यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम दूरगामी सिद्ध हुए। 1858 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन छीन लिया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश सम्राट के अधीन कर दिया गया। प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव किए गए। गवर्नर जनरल की जगह वायसराय की नियुक्ति की गई और सेना का पुनर्गठन किया गया, ताकि भविष्य में ऐसा कोई एकजुट विद्रोह न हो सके। 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि ये धीरे धीरे जन विद्रोह में परिवर्तित हो गया था। इतिहासकारों में इसे लेकर मतभेद हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि इस विद्रोह ने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का संचार किया। ये पहली बार था जब राजा, सैनिक, किसान और आम जनता एक साथ विदेशी शासन के खिलाफ खड़े हुए। भले ही ये क्रांति अपने तात्कालिक उद्देश्य में सफल न हो सकी, लेकिन इसने स्वतंत्रता संग्राम की नींव रख दी। 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों को यह एहसास करा दिया कि भारत अब केवल व्यापार की भूमि नहीं रहा, बल्कि वो बलिदानों और संघर्षों की भूमि बन चुका है। यही चिंगारी आगे चलकर महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों के आंदोलनों का आधार बनी। इसलिए 1857 का विद्रोह इतिहास में केवल एक घटना नहीं, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता की पहली संगठित आवाज। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग बैसाखी का दिन था। हजारों लोग शांतिपूर्ण सभा के लिए जमा हुए थे। तभी अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर वहां पहुंचा। उसने बाग का एकमात्र रास्ता बंद करवा दिया और बिना चेतावनी दिए आदेश दिया, फायर।
लगभग 10 मिनट तक गोलियां चलती रहीं। सैकड़ों लोग वहीं मारे गए, हजारों घायल हो गए। लेकिन इस घटना ने पूरे देश को जगा दिया। इसी मिट्टी से आगे चलकर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारी निकले। आखिरकार लगभग 200 साल की गुलामी और अनगिनत बलिदानों के बाद 15 अगस्त 1947 की सुबह आई। अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। उठ रहा है, सोने की चिड़िया फिर उड़ान भर रही है और इस बार उसके पंखों को कोई जंजीर नहीं